ट्रंप का ग्राफ उस वक्त भी बढ़ा था और अब काफी बुलंदियों पर पहुंच चुका है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की। कोई भी चीज आपकी ह्यूमन बॉडी पे जो चीज स्ट्रेस बढ़ाती है उसका दिल से ताल्लुक है। दिन के रिंद रहे, हाल से जन्नत न गई। मेरा एक मिशन ये है कि मैंने इसको प्लास्टिक फ्री करना है। अब्बास 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 तेरा हक है ज़माना तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए। जब शाम सहर फातिमा ज़हरा तुझे रोए। जब शाम सहर फातिमा ज़हरा तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए। दुर्राली ये पहरे पे सितमगार खड़ा है। दुर्राली ये पहरे पे सितमगार खड़ा है। कैसे तेरे लाशे पे सकीना तुझे रोए। कैसे तेरे लाशे पे सकीना तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए। जिस वक्त उठाया ना गया लाशा जवां का। जिस वक्त उठाया ना गया लाशा जवां का। शे उस घड़ी अकबर से ज़्यादा तुझे रोए। शे उस घड़ी अकबर से ज़्यादा तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए। बहुत शुक्रिया सैयद काशान नोहा ख्वा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और नाजरीन, आज 8 मुहर्रमुल हराम है और आज का दिन हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब है। आज मुल्क भर में हज़रत अब्बास अलमदार की याद में मजालिस और जुलूस का अहतमाम किया जाता है। आज हज़रत अली और हज़रत बीबी उम्मुल मुनीन के फ़र्जंद आप हज़रत अब्बास, जिनको अबू अल फ़ज़ल अलमदार और बाबुल हवाइज भी कहा जाता है, उनकी अजीम शहादत के बारे में आपको मुख्तसर में बताती चलूँ कि हज़रत अब्बास अलमदार अपनी शुजाअत में अपनी मिसाल आप थे। मैदान करबला में फ़ौज अश्किया पर आपके नाम से लर्ज़ा तारी हो जाता था। हज़रत अब्बास अलमदार आशूर के दिन खैमा हुसैनी में प्यास से बिलखते बच्चों के लिए पानी लेने दरियाए फ़रात पहुँचे और फ़ौज अश्किया को ललकारा। आपने मश्क भरी और वापस जाने लगे तो उस दौरान घात लगाए अश्किया ने पानी के मशकीज़े को तीर का निशाना बनाया और आपके दोनों हाथ कलम करके शहीद कर दिया। हज़रत अब्बास अलमदार ने बाजुओं के जुदा होने के बावजूद करबला के मैदान में सब्र शुजात और वफादारी के वो जौहर दिखाए कि तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज उनकी याद में हम मज़ीद भी बात करेंगे और मैं दरख्वास्त भी करूँगी काशान आगे चल के आपसे किस हवाले से आप मज़ीद अगर हमें थोड़ा सा कुछ नोहा उनका सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम शामिल कर लेते हैं आज की बड़ी खबर। अमरीकी सदारती मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर हमले ने दुनिया को अचंभे में डाल दिया। रिपब्लिकन उम्मीदवार बाल बाल बच गए। हमले के पीछे छुपी वजूहात कब तक तायुन किया जा रहा है। वाक़या सदारती इलेक्शन के नताइज पर किस हद तक असरअंदाज होगा, तफसीली गुफ्तगू होगी। नेपरा ने बिजली की नई कीमतों का निफाज कर दिया। बिजली फी यूनिट 48 रुपये 84 पैसे तक महंगी। नए टैक्सेस के निफाज के बाद बिजली के बिल कहां तक जाएंगे, आज के प्रोग्राम में बताएंगे। गर्मी, हब्स और हीट वेव क्या दिल की बीमारियों में इजाफे का बायस है। गर्मी की हालिया लहर के दौरान अमराज़ क़ल्ब के मरीजों की तादाद में इजाफे के पीछे वजह क्या है। मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट आज दुनिया बोल है के मेहमान होंगे।
और पहलवानी में पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की पहचान भोला पहलवान। चिल्ड्रन ऑफ एशिया गेम्स में रेसलिंग के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने वाले हसन अली भोला से आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में बात करते हैं अमेरिका की, जहां पर इंतखाबी मुहिम खूनी साबित होने लगी है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में कातिलाना हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बच गए। गोली उनके कान को जख्मी करके निकल गई और हमले में एक शख्स की जान चली गई और 2 अफराद जख्मी भी हुए। जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब कहिएगा, ये जो अभी हुआ है डोनाल्ड ट्रंप पर हमला, इस पर काफ़ी गुफ्तगू हो रही है और कहा जा रहा है कि अमेरिका की हिस्ट्री रही है, इससे पहले भी कई सुदूर पर इस तरह के हमले हुए, 4 सुदूर ऐसे जो कातिलाना हमले में मारे भी गए। तो ये जो हमला हुआ है, ये फ़ायदा किसको पहुंचा, इसका नुकसान किसको हुआ, ये सवाल है जो कि मैं चाहूँगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब बताएंगे अब क्या होगी। इसका फायदा तो ज़ाहिर है ट्रंप को हुआ। ट्रंप की रेटिंग आसमान पर पहुंच गई इस वाक़े के बाद, और ख़ास तौर पर ट्रंप ने जो वाक़े के बाद अपना कॉन्फिडेंस दिखलाया, अपने चेहरे के तासुरात बताए और जिस तरह नारा लगाया आवाम के सामने कि फाइट फाइट एंड फाइट, वो हर जगह, हर अखबार और हर टीवी की जिन्नत बना हुआ है। और उसकी वजह से लोगों को ये भरोसा हुआ कि जिस तरह ट्रंप ने जो बाइडन के डिबेट के दौरान ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखलाया और जो बाइडन का ग्राफ गिरा था, तो ट्रंप का ग्राफ उस वक्त भी बढ़ा था और अब काफ़ी बुलंदियों पर पहुंच चुका है ट्रंप का ग्राफ। और आप देखेंगे आज या कल में दोबारा पोल आएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें 2-3 सवाल उठते हैं। एक तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन का ये शाना था, कई अरसे से पॉलिटिकल पोलराइजेशन चल रही थी, हेट रेट की बयान चल रहे थे दोनों तरफ से। गो के मैथ्यू कुकर ये रिपब्लिकन का मेंबर बताया जाता है और इसने कोई $15 की डोनेशन भी दी थी जब ये 17 साल की उम्र में था। लेकिन उसके बाद वो उसके जहनों में ऐसा पॉइजन आ गया जो बयानात की वजह से, सियासी बयानात, टेंडर जहन है, 17 से 20 साल की उम्र का शख्स वीडियो पे रिकॉर्ड कराता है कि मैं हेट करता हूँ ट्रंप को और मैं रिपब्लिकन को। अब और ये रिकॉर्ड कराने के बाद उसको पता था कि वो सुसाइडल मिशन पे जा रहा है। ये और बात है कि थोड़ी सी सिक्योरिटी लैप्स हुई है वहाँ। अच्छा। सीक्रेट सर्विस। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब अब पता नहीं क्यों वहाँ पर हम ये देख रहे हैं, वैसे तो ये हमने पाकिस्तान में भी देखा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम दिया जाता है, कुछ इस तरह की बातें भी हो रही हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही हैं और इस पर न सिर्फ यहाँ बात खत्म हो जाती है सोशल मीडिया पर, बल्कि सोशल मीडिया पर इससे और ज्यादा बात बहुत आगे बढ़ी हुई है। और उसके साथ जो असल चीज देखने वाली है, रशिया ने ही इस पर अपने एतमाल का इजहार किया है। बाकी तमाम को 12 ममालिक 15 ममालिक तो कंडम कर रहे हैं कंडेम। उसमें वो रशिया ने कहा है कि ये एक एटमॉस्फेयर, एक फिजा क्रिएट की थी जिसकी वजह से ये तो होना था ये इंसिडेंट। और अमेरिका में ये जो फिजा है ये बाइडन की तरफ से की गई है, ये इल्जाम रशिया की तरफ से, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बाकी रहा सोशल मीडिया का सवाल, तो सोशल मीडिया पर तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे बयान आ रहे हैं कि जिसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सबसे पहला बयान आया था एक्स पर, और उसके बाद बाइडन को ये भी कहा गया कि इसके खिलाफ केस फौरी तौर पर इसको किया जाए क्योंकि इसने ऑर्डर दिए हैं इस किस्म के काम के। तो ये तो सोशल मीडिया का काम है, वो करता रहा, लेकिन इसको बड़ी खूबसूरती से अमेरिकन सोसाइटी और अमेरिकन मीडिया ने इसको खूबसूरती से कंट्रोवर्सी एक और भी क्रिएट की जा रही है। आप रिपरकशंस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि यानी शाहिदीन कुछ सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने अहलकारों को मुतनब्बे किया, उनको बारहा बताया भी कि यहाँ पे एक स्नाइपर मौजूद है और ऐसा करने वाला है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? जी, मजमे को तासुर एक अपने जहन में रखें और हमारे कांस्टेबल को और उनके कांस्टेबल को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जहनियत में। एक कांस्टेबल जहाँ पर वहाँ उनका सीक्रेट सर्विस का या स्टेट डिपार्टमेंट का वहाँ तैनात है, उसको अगर किसी ने कहा, जब तक कि वो अपने कमांडर को बताएगा, कमांडर उसके दूसरे कमांडर को बताएगा और उसके बाद वो सीक्रेट सर्विस वाले को बात पहुंचेगी। उस वक्त वो 3-4 मिनट बीच में थे, उस वक्त तक काम हो गया। तो इसमें ये लैप्स हो सकता है। इसमें यकीनन जो ये विटनेसेस आ रहे हैं इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये विटनेसेस सही भी हो सकते हैं और ये इग्नोर किया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीक्रेट सर्विसेज ने जो ड्रिल के मुताबिक काम किया, उम्दा किया, और रिपब्लिकन इसकी तारीफ कर रहे हैं और उसमें ट्रंप ने खुद भी इसकी तारीफ की है। लेकिन जो लैप्स है, बहरहाल वो एक छत खाली रह गई, उसका जवाब
सीक्रेट सर्विस बिल्कुल देगी और उस पर बाइडन ने इंक्वायरी कर दी है। लेकिन इसका डोमेस्टिक जो वहाँ पॉलिटिक्स है अमेरिका में उस पर तो असर होगा ही होगा, लेकिन इसका जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, क्योंकि ट्रंप को भी जीतने से, मैंने कल भी मजमून लिखा है, छपा है कि उसमें कोई उसको रोक नहीं सकता ट्रंप को जीतने से अमेरिका में, और उसके बहुत सारे दलाइल हैं। तो उसकी वजह से अब ट्रंप पर हमने देखेंगे पाकिस्तान में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी देर बाद, 4 घंटे के बाद, बल्कि उससे भी ज़्यादा ताखिर में एक बयान दिया, क्योंकि रात का वक्त था पाकिस्तान में। हमारे पास फॉरेन ऑफिस में ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि फिल फॉर ऐसे अहम मामलात में बयानात हमारी तरफ से जाने चाहिए थे, ताकि उसमें ट्रंप का जो कि प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट बनने वाला है, और इसमें किसी शक की बात नहीं, तो उसके हल्के में और उसके ऐसे मामलात में पाकिस्तान को बयानात देना चाहिए, ताकि हमारी अच्छे गुडविल शुरू हो जाए। वरना ट्रंप ने पहले भी सही। डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अच्छा, मैं जब से ये वाकया पेश आया, मैं सोशल मीडिया को फॉलो कर रही हूँ, अपने नेशनल मीडिया को भी फॉलो कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है जिसमें बानी पीटीआई के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है कि दोस्ती भी बहुत है, फिर कहा जा रहा है कि जो वाकयात इनके साथ पेश आए हैं उनमें बड़ी मुमासलत है। आप क्या कहते हैं? जी, फसाने में हकीकत से ज़्यादा हुस्न होता है, हकीकत को बराए बसलियत अफसाना कहते हैं। ये तो ठीक है, सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, लेकिन अमेरिका में जो पॉलिसियाँ बनती हैं वो उसको बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टेट डिपार्टमेंट बनाता है। ये और बात है कि ट्रंप ने पिछली मरतबा भी स्टेट डिपार्टमेंट या पेंटागन की बहुत सारी बातों को नहीं माना। ये और बात है कि ट्रंप जो है उनको दखल अंदाजी करता है एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी में, लेकिन ट्रंप की पॉलिसी अगर देखा जाए तो वो इजराइल के बारे में तब्दील होती नजर नहीं आ रही है। कश्मीर के बारे में उसने ऑफर दी थी कि मैं मेडिएट करा देता हूँ, लेकिन तब्दील होती नजर नहीं आ रही है। तो इस किस्म की ट्रंप की जो दोस्तियां हैं उसमें यकीनन कुछ तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा जमीन आसमान का, क्योंकि यहाँ कौमों के इंटरेस्ट होते हैं, यहाँ इंडिविजुअल के इंटरेस्ट नहीं होते हैं। इंडिविजुअल्स के कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। तो ये बात दुरुस्त है, हमारी जो सोशल मीडिया पे इस वक्त चर्चे चल रही हैं वो इसी बैकग्राउंड में चर्चे चल रहे हैं, लेकिन अमेरिका एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने मामलात को आगे लेके चलता है। सदर आटे में नमक के बराबर दखल अंदाजी कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। जी सही। अच्छा, अब इसके जैसे कि हम शुरू से रेपरकशंस की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि ट्रंप की मकबूलियत में मजीद इजाफा हो जाएगा, मुमकिन तौर पर आगे अमेरिका के सदर भी वो ज़ाहिर है बन सकते हैं। तो उनके सदर बनने के बाद जो वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद है या मुस्लिम्स अमेरिका में एक बड़ी तादाद में है, तो उनके लिए अब ये क्या समझते हैं, ट्रंप की पॉलिसीज़ किस तरह की हो सकती हैं? पहले तो काफ़ी सख्ती थी, तो आगे आने वाला वक्त फिर उनके ज़ाहिर है IMF भी कहते हैं कि जी अमेरिका की पॉलिसी के तहत ही चलता है, तो आप इस पर क्या राय रखते हैं? जी, IMF, वर्ल्ड बैंक और बहुत सारे इदारे अमेरिका के इन्फ्लुएंस में, इसलिए कि उनके डायरेक्टर्स ज़्यादा हैं, उनका हिस्सा ज़्यादा है, इसलिए यकीनन उनका इन्फ्लुएंस है और उनकी बात को मानते हैं क्योंकि उनके डायरेक्टर ज़्यादा हैं। रहा सवाल कि वहाँ मुसलमानों के लिए उनका 16 सफ़ों का एक दस्तूर, वो मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो को देख लें, उसमें जो उसकी पॉलिसी है ट्रंप उसी के मुताबिक, पिछली दफ़ा जो था उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल वो थोड़ी मुश्किलात रहेंगी वीज़े के लिहाज से, इमिग्रेशन के लिहाज से, इन तमाम मामलात में काफ़ी मुश्किलात रहेंगी। ये दुरुस्त है बिल्कुल, और इसके लिए मुस्लिम ममालिक को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमीन, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपना नुक्ता नज़र बयान किया है, और बड़ा वाक़या है, तभी इसकी सोशल मीडिया पर काफ़ी गूंज भी और काफ़ी इस पर बात भी हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। यूरो फुटबॉल कप 2024 स्पेन ने अपने नाम कर लिया है। यूरो कप के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है। स्पेन ने फाइनल मुकाबला 2-1 से अपने नाम किया है। स्पेन चौथी बार यूरो कप का फातेह करार पाया है। स्पेन के नेको विलियम ने पहला गोल 47वें मिनट में किया, दूसरा गोल माइक और यारज़बाई ने 26वें मिनट में किया। इंग्लैंड की तरफ से वाहिद गोल पाल्मर ने 73वें मिनट में किया है। तो इस तरह यूरो कप स्पेन के नाम हुआ, और ये 2024 का यूरो कप था जिसमें इंग्लैंड की तरफ से वाहिद गोल किया गया है। और भी बहुत सारी खबरें भी हैं, बड़े ज़बरदस्त मेहमान हमें शो में आगे ज्वाइन करने वाले हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जुड़े रहिए दुनिया बोले के साथ। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
जी वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं रूस में होने वाले चिल्ड्रन ऑफ एशियन गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के दिल जीत लिए हैं। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले हसन अली भोला ने रेसलिंग इवेंट में सोने का तमगा जीतकर पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया है और इस वक्त हसन अली भोला हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हसन अली आपके वक्त के लिए और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। मुझे बताएं कैसा महसूस हो रहा है, पाकिस्तानी रेसलिंग में आपने धूम मचाई हुई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं रूस गया पहली दफा, इंटरनेशनल टूर था मेरा और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी बहुत ज़्यादा, ताकि मैं बाहर जाऊं और ये जितने भी यानी कि मेरे साथ जिसकी भी मेरे साथ फाइट हो मैं जीतूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। और मेरे कोचेज और मेरे जो टीममेट्स उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुमने गोल्ड लेके जाना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और मैंने कहा जी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और मैंने अपना 100% दिया और मुझे गोल्ड मिल गया। तो हसन अली मुझे बताइएगा आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ पहलवानी का? इसमें तो अच्छा खासा डाइट भी उसका ख्याल रखना पड़ता है, फिर पहलवानी इतना आसान काम नहीं है, तो कैसे किसको देख के शौक पैदा हुआ था? जी मेरे चाचू फरीद अली इंटरनेशनल कोच हैं और वो इस फील्ड में थे और उनकी ख्वाहिश थी कि यानी कि हमारे खानदान में से कोई यानी कि बच्चे उठे और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और उन्होंने मुझे देखा और यानी कि और मेरे जो बहन भाई हैं, मेरे जो कज़न हैं, उन सबको भी यानी कि ट्रेनिंग किया। लेकिन ना मैंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगाई थी, उनकी थोड़ी कम थी, तो इसलिए ना उन्होंने मुझे कहा कि और मज़ीद ज़्यादा मेहनत करो ताकि तुम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सको। और उन्होंने मेरे अंदर शौक पैदा किया कि मैं पहलवानी करूँ और बाहर जाकर ओलंपिक में गोल्ड लेके आ सकूँ। और मैंने कहा जी फिर मैंने फिर उनकी यानी कि जो बात सारी मानी और मेहनत ज़्यादा की, दिन रात मेहनत की और 8 साल यानी कि मैंने मेहनत किया और अब जाकर मुझे गोल्ड मिला है। अच्छा, तो भोला वैसे ये आपका नाम भोला कैसे हो गया? क्योंकि आप तो बिल्कुल भी भोले मुझे नहीं लगते, जितनी तेजी के साथ आप मुकाबला करते हैं, भोले से तो आप बिल्कुल नहीं है। जी ये मेरा नाम मेरे चाचू ने रखा है, उन्होंने यानी कि मैं छोटे होते ज्यादा ही सीधा था तो इसलिए उन्होंने मेरा नाम भोला रख दिया। अच्छा मुझे बताएं फैमिली में और कौन कौन है जो कि रेसलिंग में है या फिर बस आप ही हैं? जी मेरे कजन है, मेरे भाई हैं, वो सारे रेसलिंग कुश्ती करते हैं। अच्छा सभी करते हैं, जबरदस्त। तो फिर तो आप लोगों की फैमिली हो गई पहलवानों की। हाँ जी हमारी पूरी फैमिली है। अच्छा तो भोला मुझे ये बताओ आप कि अभी जब आप रशिया गए हो तो किसने आपको सपोर्ट किया है? टिकट के पैसे कैसे अरेंज हुए? किसी ने स्पॉन्सर किया या कैसे गए आप? जी फेडरेशन ने यानी कि सारे पैसे फेडरेशन ने लगाए थे, उन्होंने मुझे बाहर भेजा, वहाँ मुझे रहने की जगह और खाने पीने की सारी चीजें जो मुझे चाहिए थी वो सारी फेडरेशन ने की। अच्छा तो अभी पढ़ाई के बारे में बताएं, पढ़ाई चल रही है या फिर पढ़ाई का गैप है अभी? नहीं अभी गायब है। अच्छा गैप लिया हुआ है। अभी कॉलेज लगेंगे फिर जाऊंगा। अच्छा तो अभी आगे क्या प्रोग्राम है? अगला मुकाबला किससे और कहाँ है? जी अगला मेरा एक ही ड्रीम है ओलंपिक का और इंशाल्लाह उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, यानी कि बाइट साथ साथ मैंने दिन रात फिर ज्यादा डबल मेहनत कर दी है ताकि मैं ओलंपिक में गोल्ड लेके आ सकूँ। ज़बरदस्त। तो हसन अली आप बताएंगे कुछ कि अपनी डाइट का ख्याल कैसे रखते हैं, क्या खाते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, दिन कैसे गुजरता है आपका? जी यानी कि बोतल इस तरह के पिज़्ज़े बर्गर शवारमे वगैरह इस तरह की चीज़ें यानी कि हमें परहेज है, हम नहीं खाते। और ये सुबह उठते साथ हम खाते हैं मुरब्बा, दूध, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट वगैरह। उसके बाद हम मेहनत लगाते हैं यानी कि पसीना वगैरह निकालते हैं। उसके बाद फिर आके दूध पीते हैं, फिर यानी कि स्टडी के लिए चले जाते हैं, वहाँ से आते हैं फिर अकेडमी से आके फिर यानी कि खाड़े, वहाँ से आके फिर यानी कि शाम को बादाम वगैरह बनाते हैं और यानी कि कीमा वगैरह, गोश्त वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले और जान बन सके और ज़्यादा ताकतवर हो सके। अच्छा तो ख्याल फिर अम्मी रखती हैं खाने का या फिर बहन रखती है? घर में कौन है जो ख्याल रखता है आपका? जी मेरे मामा और पापा दोनों ख्याल रखते हैं और चाचू भी रखते हैं। अच्छा चलें, तो पढ़ाई में क्या इरादा है, क्या पढ़ना है आगे आपको, क्या सोचा हुआ है? जी पढ़ाई का तो फिलहाल सोचना है, फिलहाल कुश्ती का ज्यादा सोचा है।
अच्छा, कुश्ती का ज़्यादा सोचा है। चलें, अब मुझे बताइए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कोई आपकी मदद कर रहा है या फिर उन्होंने कोई आपसे रब्ता किया है? माशाल्लाह आप गोल्ड मेडल लेके आए हैं। जी फिलहाल तो कोई नहीं किया, लेकिन कोशिश है कि वो करें रब्ता और नाम वगैरह दें। अच्छा, कोई कोई अपील आप करना चाहेंगे? जी नहीं, कोई नहीं। क्या अपील करेंगे हुकूमत से? जी हुकूमत से ये अपील है कि वो जो बच्चे हैं जिनका शौक है इनकी परवानी करने का, वो उनको स्पोर्ट्स करें, उनके वजीफे लगाएं इस तरह के, यानी कि उनको माली मदद करें ताकि वो और मजीद मेहनत लगा के उनकी डाइट अच्छी होगी तो फिर वो अच्छे पहलवान बनेंगे। तो इसलिए ना मेरी अपील यही है कि वो हम जो स्पोर्ट्समैन उनको वो करें, उनकी माली मदद करें, उनको स्पोर्ट्स करें ताकि वो अच्छे पहलवान बन सके और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। चलें, बहुत शुक्रिया आपका हसन अली भोला कि आप हमारे साथ ऐसे ही कामयाब रहें और आगे भी मुकाबलों में जीतते रहें, मुल्क का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी नाजरीन प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करना है। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात हम करते हैं हेल्थ और फिटनेस की। पाकिस्तान भर में मौसम गर्मा की शिद्दत में हर साल इजाफा हो रहा है और ज़्यादा टेम्परेचर में वक्त गुजरने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुतादिद तिब्बी मसाइल बशमूल हीट स्ट्रोक और दीगर का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से दिल और गुर्दों पर दबाव बढ़ता है, जबकि अमराज क़ल्ब और हाजमे की कई बीमारियों की शिद्दत भी बढ़ जाती है। शहर कायद समेत सिंध की बात करें तो इस वक्त भी बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। हवा में नमी का तनासुब खतरनाक हद तक बढ़ने की सूरत में ये हीट स्ट्रोक की सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में हीट स्ट्रोक के इतने केसेस हैं कि बिस्तर कम पड़ गए हैं। चंद ही रोज़ में दिल के मरीजों की तादाद में खतरनाक इजाफा हुआ है। माहिरीन ने बताया कि दिल के मरीज शदीद गर्मी में बाहर ना निकलें और अभी 3 दिन कहा गया है कि काफ़ी गर्मी बढ़ेगी और समुद्री हवाएं बिल्कुल बंद होंगी। इसी पर बात करेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर परवेज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये वाकई ये गर्मी का और दिल का कोई कनेक्शन आपस में है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं गर्मी होती है तो अक्सर लोग कहते हैं ना दिल घबरा रहा है, मेरा तो दिल घबरा रहा है, कुछ ठंडा पिलाओ। तो ये इसका क्या कनेक्शन है गर्मी का और दिल का? दिल का कनेक्शन गर्मी के साथ, ये कोई भी चीज आपकी ह्यूमन बॉडी पे जो चीज स्ट्रेस बढ़ाती है ना, उसका दिल से ताल्लुक है। उस स्ट्रेस को फाइट करने के लिए हमारी बॉडी के पास सिर्फ एक ही सिस्टम है और वो है ब्लड सिस्टम। वो हमने ब्लड अपना जब टेम्परेचर नॉर्मल करना होता है तो उसके लिए हार्ट को ओवरवर्क करना पड़ता है। तो जिस पेशेंट को पहले हार्ट कंडीशन है, जो हार्ट की मेडिकेशंस पे है, वो एक्सट्रीम थ्रेट पे होते हैं। इसकी वजह से अगर आपका टेम्परेचर बाहर 42 तक चला गया ना, तो ये तीन गुना उनका रिस्क बढ़ जाता है हार्ट अटैक होने का। अच्छा। फिर उसका फ्लिप साइड ये है कि जो बंदा हार्ट फेलियर में है, जो कि तकरीबन जो डॉक्यूमेंटेड हमारे पास है वो 3-4 मिलियन है, 30-40 लाख लोग हैं पाकिस्तान में जो डॉक्यूमेंटेड हार्ट फेलियर है। बहुत सारे अभी डॉक्यूमेंटेशन हमारी बहुत कमजोर है। तो जो हार्ट फेलियर में होते हैं उनको अगर आप पानी नहीं दे रहे, हाइड्रेशन नहीं हो रही उनकी, और उनको हार्ट की पहले कंडीशन है, वो थ्रेट पे है। और अगर वो पानी ज्यादा पी ले तो हार्ट फेलियर के पेशेंट उससे भी थ्रेट में आ जाते हैं, क्योंकि दे कैन गो इनटू हार्ट फेलियर। तो हीट के साथ जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा या कोई भी बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ेगी, हम क्यों उनको कहते हैं कि कोई हार्ड वर्क नहीं करना, सीढ़ियाँ एक्सरसाइज इतनी स्ट्रांग नहीं करनी, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें हार्ट पे स्ट्रेस बढ़ाती हैं। इसी तरह जब हीट बाहर टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी को उस टेम्परेचर को फाइट करके नॉर्मल रखना होता है टेम्परेचर। वो नॉर्मल रखने के लिए हार्ट पे स्ट्रेस आती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जिस पर मैं चाहूँगी थोड़ा सा लोगों को गाइड करें। अक्सर हम देखते हैं कि लोग गर्मी से आते हैं और आते ही या तो ठंडे पानी से नहाते हैं या फिर ठंडा यख पानी जो है वो पी लेते हैं। गर्मी में तो कुछ लोग पी नहीं सकते नॉर्मल पानी, वो पीते ही ठंडा फ्रिज का पानी है। और इससे मैंने खैर कहीं पढ़ा था कि इससे आपकी जो रगें हैं वो जुड़ जाती हैं ठंडा पानी पीने से। इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, रगें तो नहीं जुड़ जाती, लेकिन कोई भी सडन चेंज हमारी बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि हमारा एक रेंज है। हम टेम्परेचर तो वैसे तो कहते हैं हम 37 है टेम्परेचर नॉर्मल, या 98.6 है फॉरेनहाइट में, लेकिन ये एक रेंज है। हम 36.1 से लेके
ऑल द वे अप टू 38 तक हम टॉलरेट करती है हमारी बॉडी वेरी वेल, और वही एवरेज एक किस्म का टेम्परेचर लिया जाता है। लेकिन जब आप सडन चेंज करेंगे बॉडी के टेम्परेचर में, आप कंप्लीट हीट से आए हैं बाहर, एकदम आप ठंडे पानी में चले गए हैं, या आप एसी में बैठे हुए थे सारा दिन, एकदम जंप करके हीट में गए हैं, तो वो जो सडन चेंज है टेम्परेचर की, वो एक्सट्रीम स्ट्रेस है हार्ट पे। नाउ हार्ट हैज टू फाइट इट, तो उस स्ट्रेस की वजह से फिर मसला हो सकता है। सही। वैसे थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज के ठंडा पानी पीने से, मैं सर्दियों में भी ठंडा पानी पीता हूँ, मेरी अभी तक कोई आंत सुकड़ी नहीं है, तो नहीं ये सुकड़ने वाला कोई वैसल कोई सुकड़ती नहीं है इससे, सिर्फ ये एक्सट्रीम एकदम टेम्परेचर जो चेंज होता है सडन, वो सडन चेंज जो है वो स्ट्रेस करती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और भी है, मैंने ये भी सुना है, आप इस पर तस्दीक करेंगे कि ये कहा जाता है कि जब गर्मी से आप आएँ, अगर आप शावर ले भी रहे हैं तो आप कोशिश करें पहले सर पे पानी ना डालें, पहले पैरों पर पानी डालें। सर पे पानी डालने से हार्ट स्ट्रोक का खतरा होता है, इसमें कोई हकीकत है? जी, उसका नहीं, स्ट्रोक का खतरा नहीं होता। वो सर पे अगर पानी डाल रहे हैं तो आप पूरी की पूरी बॉडी को सडन चेंज कर रहे हैं। अगर आप पाँव पे पानी डाल रहे हैं, आपके पाँव थोड़े ठंडे हुए हैं ना, तो जिस तरह हमारे कमरे में आपने एसी लगाया हुआ है, एक थर्मामीटर है कि कितनी जगह पे रखते हैं, इसी तरह हमारे ब्रेन में एक थर्मामीटर है, उसको जब सडन चेंज होती है, वो सडन चेंज उसके लिए मुश्किल है। अगर आप पाँव आपने पानी में रख दिए हैं, वो थोड़े ठंडे हो गए हैं, तो अब बॉडी को ये मैसेज मिल रहा है कि वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो वो बॉडी उस पर एडजस्ट होती है इजीली। इसका एकदम सर से पानी, सिर्फ सर पे पानी डालने से हार्ट अटैक नहीं हो सकता, लेकिन जब आप सर पे पानी डालेंगे तो सारे जिस्म पे जा रहा है, वो सडन चेंज हुई है टेम्परेचर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे और भी बताइएगा कि अक्सर हम गर्मियों में ये शिकायत सुनते हैं, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ख़ास तौर पर ये मई जून के महीनों में, तो अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं और ECG भी कराने पहुंच जाते हैं कि चेक तो करें हमारा दिल सही काम कर रहा है, कि उन्हें फील होता है कि हमारे दिल में एक हल्का सा बोझ है, टीस उठी है, कुछ दर्द महसूस हो रहा है। क्या ये कोई दिल की बीमारी का ही इंडिकेशन है, या फिर गर्मी से भी ये चीज़ महसूस होती है, या फिर इसका कोई हाजमे से भी ताल्लुक है? इसका नहीं, हाजमे से भी, क्योंकि जो चेस्ट पेन होता है, हार्ट का पेन कभी कभी बेली में भी हो सकता है, पेट में भी हो सकता है, गर्दन में हो सकता है, जा में हो सकता है, लेफ्ट आर्म में हो सकता है। ये मुख्तलिफ नर्व्स उसी एक नर्व को कनेक्टेड हैं जो पेन का। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? टुकड़ा है, तो कार्डियोलॉजिस्ट के जाने, हमें मोटरसाइकिल में हम 30,000 का लेते हैं, उसमें थोड़ी सी आवाज आए, हम मैकेनिक की दुकान ढूंढते हैं। ये इतनी ब्यूटीफुल है, मैं अल्लाह में ही है। अगर इसका पेन हो रहा है, खास बोझ महसूस हो रहा है, एकदम आपकी सांस फूल गई है, तो ये कार्डियोलॉजिस्ट को चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। उसे परवेज हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि जी किस तरह से अपने दिल का ख्याल रखा जाए, जो कि बड़ा एक ख़ास ऑर्गन है हमारी बॉडी का। डॉक्टर परवेज हमें बताएंगे कि हमें अपने दिल से मोहब्बत अगर करनी है, क्योंकि हम किसी और को दे तो बड़ी आसानी से देते हैं, लेकिन अपने दिल का ख्याल नहीं रखते। अगर हम खुद उससे मोहब्बत करें, उसका ख्याल रखें, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर बात है, बजाय इसके कि आप किसी और को दे दें। उससे स्ट्रेस मिलता है, परेशानी होती है, तो ये नहीं करना चाहिए। खैर, डॉक्टर परवेज जैसे ही मुझे ज्वाइन करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने तो पाकिस्तानियों को मशवरा दिया, बिल्कुल आ रही है, जो मुझे देख रहा है, मैंने उन्हें मशवरा दिया है कि अपना दिल किसी और को देने से स्ट्रेस बढ़ता है, परेशानी होती है। अगर आप अपने दिल से खुद मोहब्बत करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। किस तरह करनी चाहिए मोहब्बत, कैसे ख्याल रखें? नहीं, साइंस आपके ऑपोजिट बिलीव करती है। साइंस कहती है कि दुख शेयर करने से, अच्छा, खुशी शेयर करने से बढ़ती है। अगर टू साइडेड हो तो दिल देने में कोई अर्ज नहीं है। दिल सिर्फ राइट बंदे को देना चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मसला होता है कि गलत बंदे को दिया जाए तो फिर स्ट्रेस बढ़ सकती है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर परवेज, आप मेरे साथ मौजूद रहे हैं। भी प्रोग्राम में वक्फा शामिल करते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है,
जी वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क की सियासी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि अदालत की जानिब से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से बानी PTI पर नए केसेस बनाए जा रहे हैं। इद्दत केस में रिहाई पाने के बाद बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस और 9 मई के नए केसेस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। और मखसूस नशिस्तों की अगर बात की जाए तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद के हक में फैसला दिया है, मगर इस फैसले के बाद हुकूमत ने कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत खो दी है। तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन गई है। 23 नशिस्तें मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 114 हो जाएगी। इसी सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए रहनुमाई मुस्लिम लीग नून के सेनेटर रफ़ीक रजवाना साहब ने हमें ज्वाइन किया। रफ़ीक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रफ़ीक साहब सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल की मैं बात कर रही हूँ, तो अदालतों की जानिब से इस वक्त PTI को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। पहले मखसूस नशिस्तों पर, फिर उसके बाद इद्दत केस में रिहाई का परवाना जारी हुआ। अदालती फैसले पर PP और आपकी जमात की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो मेरा ख्याल है मैंने काफी प्रोग्राम में अभी फैसलों से पहले कह दिया था। मेरा अंदाजा था बतौर कानून के तालिब इल्म के, ये नहीं है कि मैं जो कह रहा था वो सही था। एक अपनी अपनी असेसमेंट होती है कि PTI एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर्ड है, सिर्फ उनके इंतखाबी निशान उनको नहीं दिया गया। तो इस पर PTI के लोगों ने इस चीज को आगे तक लेके नहीं गए। मेरी नजर इसको लेके जाते तो आज वो फैसला उनके हक में हो गया है, मगर इस पर अब बात करने की गुंजाइश नहीं रहनी थी कि PTI ना ही फरीक थी, PTI ने ना ही मखसूस नशिस्तें मांगी, PTI ने ना ही मखसूस नशिस्तों की दरखास्त दी, PTI के कैंडिडेट्स ने बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा, PTI के कैंडिडेट्स ने ना ही पार्टी का कोई सर्टिफिकेट जमा कराया। तो पहले तो सर्टिफिकेट होते हैं कि जी इलेक्शन का जो सिंबल होता है वो एक सर्टिफिकेट तो समझ किया जाता है। तो फर्ज महाल वो सिंबल नहीं भी मिला तो मेरी नजर में कानून के तालिब इल्म की हैसियत से एक पार्टी का सर्टिफिकेट साथ लगा देते कि ये हमारी पार्टी के कैंडिडेट है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये जो फैसला हुआ इस पर शायद उंगलियां कम उठती है। हैरान कौन बात है कि सुन्नी इत्तेहाद वो जो काउंसिल है उसमें शमूलियत की आज़ाद उम्मीदवारों ने, और उसके बाद उन्होंने केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लड़ा सुप्रीम कोर्ट तक कि जी ये सीटें मखसूस नशिस्तें हमें दी जाए। वहाँ ये कानूनी सवाल खड़ा हो गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो कोई सीट भी नहीं है और प्रोपोर्शनेटली उस जमात को मखसूस नशिस्तें मिलती है जो फहरिस्त दे और इलेक्शन जिसमें जनरल इलेक्शन में जिस तनासिब से इलेक्शन जीता हो। अब देखने को ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि जो है ना बैल के आगे गाड़ी बांध दी गई है और बैल पीछे रह गया कि अब जी सीटें भी दे उनको, वो अपना एफिडेविट भी दे, वो अपने सर्टिफिकेट भी दे, वो प्रोसेस तो गुजर गया। उसको कैसे वापस लाया जा सकता था कि जो प्रोसेस गुजर गया, नॉमिनेशन नहीं दिए, फहरिस्त नहीं दी, अपने आप को PTI का कैंडिडेट कोई सर्टिफाइड करा के सर्टिफिकेट दे के जाहिर नहीं किया। मुझे रजवाना साहब बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के बाद अब आज नवाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत मुस्लिम लीग नवाज का मुशावरती इजलास भी होना था, तो इजलास मनसूख क्यों हो गया, उसकी वजह क्या हुई? तो अभी लेटेस्ट खबर है जी कि वो मुहर्रम की वजह से मुलतवी हो गया है। मैं तो लाया अमल का कुछ नहीं कह सकता कि क्या लाया अमल होगा, बादल उसको ज़ेरे गौर लाएंगे। बहुत अहम फैसला है, उसका बड़े सियासी जो है ना रेपरकशंस है। और भी टेलीविजन पे चल रहा था, मैंने अभी देखा है, उस वगैरह उन्होंने मुहर्रम की वजह से मुलतवी कर दी। जी अच्छा रजवाना साहब, अब देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हुकूमत ने कौमी असम्बली में अपनी 2/3 अक्सरियत तो खो दी है। 23 नशिस्तें मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 114 हो जाएगी। तो अब तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन गई है। हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में बढ़ती नशिस्तों से कोई मसाइल का सामना होगा आपके ख्याल में? नहीं, कोई मसाइल का सामना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। 2/3 अक्सरियत जो है, अगर देखिए 2/3 अक्सरियत आइन में अगर तरमीम करनी है और सारी असम्बली या 2/3 अक्सरियत एग्री करेगी तो आइन में तरमीम हो जाएगी, ठीक है ना, और जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं होगा, हो सकती है आइन में तरमीम। ये तो सरासर हम नहीं कह सकते कि अगर PMLN के पास इत्तेहादियों को मिला के 2/3 अक्सरियत नहीं है तो आइन में तरमीम नहीं हो सकती।
आइन में तरमीम अगर मुल्क की मफाद के हक में है और वक्त का तकाजा है और वो आईनी तरमीम जो है उस पर कोई मुखालफत की गुंजाइश नहीं बनती, तो फिर दूसरी जमातें मिलकर तो अक्सरियत से आइन में तरमीम तो ला सकती। और बाकी यही बात कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर पीटीआई है तो हमारे एलाइज हैं हमारे साथ, हम तो कंफर्टेबल है 209 या तकरीबन। अच्छा, अदालती फैसले की अगर बात की जाए तो फैसला 8-5 से सामने आया है, तो क्या जजेस में भी कोई ग्रुप बंदी है? क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से आज पार्लियामेंट में हमने देखा है कि फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के हवाले से ऐलान सामने आया है, उसी दिन हमने देखा था। तो क्या हुकूमती इत्तेहाद ने इस हवाले से मुशावरत कर ली है? देखिए, मैं हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा तो नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, PMLN से मेरा ताल्लुक है, एक सीनियर कारकुन हूँ, मैं पार्टी का अहम ओहदे पर भी रहा हूँ, तो मैं पॉलिसी के बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकता, नंबर 1। नंबर 2 जो है, साफ जाहिर है कि इस फैसले पर PMLN को तहफ़्फ़ुज़ात है और जो बंदे इसको बड़े क्रिटिकल एनालिसिस से देख रहे हैं तो तहफ़्फ़ुज़ात है। फॉर एंड अगेंस्ट, हक में और मुखालफत में तहफ़्फ़ुज़ात मुखालफत में होते हैं। जो इसके हक में है वो खुशियाँ भी मना रहे हैं और मिठाइयाँ भी खा रहे हैं, ठीक है ना जी, जबकि उनका ये केस ही नहीं था, ना ही वो मुद्दई थे, ना ही वो मुलजिम थे, उसमें मुलजिम मीन्स के ना ही वो रिस्पोंडेंट थे। तो PMLN ने इस पर जरूर अपना ज़ेर गौर लाना है, इसके नताइज से, इसके रेपरकशंस के, हो सकता है वो इस पर कोई नजरसानी की दरखास्त दे, रिव्यू की कानूनी तौर पर तो गुंजाइश कम होती है, मगर मैं समझता हूँ कि रिव्यू ये दाखिल होना चाहिए ताकि जो इस पर जायज कानूनी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ात है वो कम से कम रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, भले उस पर फैसला फेवर में हो या ना हो। अच्छा, सदर मुमलिकत जरदारी साहब ने हाल ही में बयान दिया है कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाना और गिराना जानती है, तो आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? इस पे एक तो शेर है, रिंद के रिंद है, हाथ से जन्नत न गई, या इसको 2 धारी तलवार भी है, इससे ज्यादा तबसरा क्या कर। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया रफ़ीक रजवाना साहब, आप हमारे साथ मौजूद इस हवाले से अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिया है। अभी जनाब एक और वाक़या जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ, और एक ऐसा वाक़या है जो दिल दहला देने वाला वाक़या है, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, मुख्तलिफ लोग इस हवाले से पोस्ट शेयर कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। मुल्तान की नौजवान लड़की है जी सानिया जहरा, जिसकी दिल दहला देने वाली मौत की तहकीकात जारी हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या खुदकुशी का है। वाक़या मंजर आम पर आने के बाद ये सानिया जहरा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। 20 साला सानिया जहरा की लाश उनके ससुराल के घर से मिली थी। सानिया जहरा की लाश मिलने के बाद उन्हें बगैर पोस्टमार्टम के दफनाया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हुक्म पर सानिया जहरा की कब्र कुशाई करके उनका पोस्टमार्टम किया गया है। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में चंद चीज़ें वाज़ेह हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं है, किसी आज़ा में कोई फ्रैक्चर नहीं है, जबकि मौत की वजह गला जो है वो दबना है या घुटना है, ये वजह है। और इस वाक़े पर हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक शोर मचा हुआ है, लोग मुतालबा कर रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए। कुछ मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि जिनके शौहर इसमें मुलव्वस हैं, उन्होंने इनको मारा है, फिर खुदकुशी का रंग देकर इसको लटकाया गया लाश को। इस वक्त ब्यूरो हेड ताहिर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, वो हमें हक़ाइक़ बताएंगे कि आखिर इसके पीछे मामला है क्या। जी ताहिर साहब बताइएगा। देखिए जी, ये वाक़या है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये 8 तारीख को हुआ है और आज आप देख लें तकरीबन 4 से 5 रोज गुजर चुके हैं और सोशल मीडिया पर ये हाइप क्रिएट करता जा रहा है। लोग अपने अपने व्यूज, अपने अपने कमेंट्स के चक्कर में इसको मुख्तलिफ रंग दे रहे हैं और ये वाक़या यूँ कह लें कि आप बदनामी का भी बायस बनता जा रहा है। कहीं इस पे कहा जाता है कि पैसों की लालच में किया गया, कहीं इसमें कहा जाता है कि ये जिस्मानी तशद्दुद किया गया और जो घर की लड़ाइयाँ थी वो इस रुख को इख्तियार किया। ताहम अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, पुलिस ज़राए के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें तशद्दुद कहीं साबित नहीं हुआ और गले पे उसके निशान है, गला दबने से मौत हुई है और उसमें जो बज़ाहिर तस्वीर है जिसमें देखा जा सकता है कि उनको फंदा लगा हुआ और लगता है बज़ाहिर ऐसा कि उन्होंने मुबैना किया, मगर इस मामले की हाइप बहुत क्रिएट हो चुकी है। जो मकतूला जो है उनके वालिद ने इल्जाम लगाया है कि उनकी बेटी को कत्ल किया गया है
तो इसकी बकायदा फोरेंसिक टीम आई, उन्होंने कब्र कुशाई की और अभी फोरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो इस सारे मामले को तो अभी ताहिर साहब ये बताइएगा कि क्या जो लोग बता रहे हैं या फिर इनके अहले खाना बता रहे हैं कि इनके शौहर के साथ कुछ चपकलिश या फिर कोई घरेलू तनाज़ा था जिस पर कि ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि मर्डर किया गया, या किस वजह से था वो झगड़ा? देखिए, मोस्ट ऑफ दैट तो सोशल मीडिया पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है या जो घर में कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है दौलत का लालच, मगर दोनों खानदान ही बहुत स्ट्रांग है, दोनों का ही बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, तो बज़ाहिर पुलिस को भी दौलत का लालच इसमें कोई नजर नहीं आ रहा है। इस पहलू के हवाले से उनके शौहर पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो अपनी बीवी की जमीन डिमांड कर रहे थे, मगर पुलिस को ये पहलू फिलहाल नजर नहीं आया। जो मुतलका पुलिस ऑफिसर है उन्होंने इस पर तफ्तीश की है और सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से उन्होंने हर दायरे पर तफ्तीश की है, मगर अभी तक कोई ऐसा पहलू सामने आ नहीं रहा। हाँ जी, हाँ, उनके बच्चे, जो एक बच्चा है वो ये कहता है कि मेरी उम्मा को मारा था उन्होंने। उस बेस पर ये सारा जो है वो दोबारा से तफ्तीश ये बच्चे की एज क्या है? ये बच्चा छोटा बच्चा है, 3 से 4 साल का बच्चा है। तो 3 से 4 साल का बच्चा झूठ तो नहीं बोल सकता, जो उसने आंखों से देखा वही बयान किया होगा, क्योंकि नामुमकिन है कि इतने छोटे बच्चे को कोई गलत बात बताई जाए और वो उसको दोहराए उस तरीके से। बिल्कुल, इसमें हो सकता है डिफरेंट एंगल हैं ये वाली बातों के, मगर जाहिर सी बात है पुलिस ने शवाहिद पर चलना है, फोरेंसिक रिपोर्ट आनी है, वो भी पेंडिंग है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये इनके और बच्चे हैं या फिर एक ही बच्चा है? इनका एक ही बच्चा है, और जिस तरह सोशल मीडिया पर हर तरफ ये ब्लेम किया जा रहा था कि ये हामला खातून थी और हामला खातून को कत्ल किया गया, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस बात को भी बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़ेह लिखा गया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। अच्छा, अब जो इनका शौहर है उसका मौक़िफ़ क्या है? देखिए, उनका मौक़िफ़ तो अभी तक सामने नहीं आया। उन्होंने खुद ये कॉल की थी इनके वालिद को और ये सारा मामला बताया था कि इन्होंने खुदकुशी की है। वहां पर जो जराए हैं वो ये कहते हैं कि इन्होंने पहले तो हामी नहीं भरी कि हम पोस्टमार्टम करवाएंगे, और इन्होंने पहले जो आमादगी का इजहार किया कि बच्ची की तदफीन कर दी जाए। जब तदफीन हो गई तो उसके बाद एक दिन के बाद इन्होंने घर जाने के बाद मुल्तान जब वो अपने घर पहुंचे तब उन्होंने फिर ये इल्जाम लगाया, फिर पुलिस ने इसकी FIR दर्ज की और फिर FIR दर्ज होने के बाद कब्र कुशाई हुई। तो उनका ये कहना है कि FIR किसकी मुद्दत में दर्ज हुई है और उसमें दफात कौन कौन सी लगी हैं? मकतूला के वालिद असद अब्बास शाह हैं, उनकी कहने पर ये दर्ज हुई है और उसमें कत्ल की दफात के तहत उन्होंने FIR दर्ज करवाई है, जिस पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बाकायदा टीम यहाँ पर भेजी और उन्होंने यकीन दहानी करवाई सोशल मीडिया की हाइप के बाद कि हम यहाँ पर सारे मामले को खुद देखेंगे। फिर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने टीम भेजी, उन्होंने यहाँ पर बाकायदा इनसे मुलाकात की और उनकी अपनी मौजूदगी में अगले दिन इसका फोरेंसिक के लिए नमूने लिए गए, कब्र कुशाई हुई और फोरेंसिक रिपोर्ट जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, मुझे लगता है कि उसमें ये सारा मामला बज़ाहिर तौर पर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताएगा कि ताहिर, ये जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि सर्कुलेट हो रहा है ये सारा मामला और उस पर बहस हो रही है, उसमें तो बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं कि इनकी ज़ुबान काटी गई, फिर इनको मारा गया, फिर लटकाया गया, रंग दिया गया खुदकुशी का। तो ये ज़ुबान काटने वाला जो मामला है ये कैसे बन गया? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो पहलू है वो मुहर्रमुल हराम का है। इसमें मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए ये इन चीजों को रंग भी दिया जा रहा है, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो एक उससे है। तो इस वजह से एक सबसे बड़ा जो पहलू भी तक नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर वो मजहबी मुनाफरत का है कि डिफरेंट लोग अपने अपने फिरके के मुताबिक इल्जाम लगा रहे हैं और उसी हवाले से उसको लेके चल रहे हैं। ताहम जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें इब्तदाई तौर पर तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि जुबान कटी हुई होगी तो वहां नजर आएगी, जबड़ा टूटा हुआ होगा तो वो वहां पर मेंशन होगा, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात होंगे तो वहां मेंशन होगा, मगर ऐसी कोई चीज नहीं हुई। हाँ जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक पहलू कत्ल का है वो ये देखना है कि आया कि जब उन्हें फंदे पर लटकाया गया जिससे गर्दन दबने से उनकी मौत हुई, वो मौत पहले हो चुकी थी, बाद में उसको रंग दिया गया। इस तरह का कुछ में फिंगरप्रिंट के निशानात क्योंकि फोरेंसिक से सामने आते हैं, वो पहलू देखा जा रहा है, या फिर उन्होंने वाकई ही खुदकुशी की। सिर्फ ये दो पहलू
फोरेंसिक रिपोर्ट से ही क्लियर होंगे। सही। अच्छा, वैसे जो इनके वालिद हैं जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है या फिर जो कह रहे हैं कि मर्डर किया गया उनकी बेटी का, उन्होंने कुछ बताया है कि इससे पहले कभी कुछ झगड़ा या फिर कभी कुछ इस तरह की सूरत हाल हुई हो कि डोमेस्टिक वायलेंस का ये खातून शिकार हो? कुछ ऐसी बातें उन्होंने बताई हैं? उन्होंने ये कहा है कि मेरी बेटी मुझसे छुपाती थी, मुझे खानदान वालों को ये बात पता थी कि मेरे दामाद और मेरी बेटी के दरमियान लड़ाइयाँ रहती थी। मेरी बेटी ये बात मुझे नहीं बताती थी कि ताकि उसका घर बसा रहे, और इस बेस पर उन्होंने ये इल्जामात लगाए हैं कि मेरे दामाद ने तशद्दुद करके मेरी बेटी को कत्ल किया। अच्छा, मेरे दामाद ने तशद्दुद करके मेरी बेटी को मारा। लेकिन अभी खैर ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि प्रेगनेंसी की भी बात हो रही है और दूसरा कुछ मर्डर के हवाले से भी ये सारी सूरत हाल है। अब मुझे बताइएगा, पंजाब पुलिस इस मामले को कितनी रैपिडली इस केस पर काम कर रही है कि जल्द अज जल्द जो हकाइक हैं वो आवाम के सामने आए? जो फोरेंसिक रिपोर्ट है कब तक आएगी मंजर आम पर? फोरेंसिक रिपोर्ट में जो टाइम होता है वो 4 से 5 दिन का होता है, और फोरेंसिक जो नमूने हैं वो आज से 2 रोज कबल हासिल किए गए हैं, तो तकरीबन 2 रोज और लग सकते हैं फोरेंसिक रिपोर्ट में। और इससे फोरेंसिक रिपोर्ट के मुख्तलिफ पहलू होते हैं, वो तो माहिरीन का बेहतर बता सकते हैं। ताहम पंजाब पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने अपने कानूनी तकाजे पूरे करते हुए जो पोस्टमार्टम है और कब्र कुशाई थी वो जल्दी स्टेप ले लिए, जिसकी वजह से बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि ज्यादा जो वो हैं इसमें शवाहिद हैं वो पुलिस ने हासिल कर लिए हैं। और सीपीओ मुल्तान का भी कल हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमने इस पहलू में जो तफ्तीश है उसकी हर चीज को मुकम्मल किया है और उसको देख रहे हैं, कीनली तौर पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। और क्योंकि उन्हें प्रेशर भी बहुत है, सोशल मीडिया का भी बहुत प्रेशर है, तो उनका ये कहना है कि हम भरपूर इसमें तफ्तीश करेंगे और जो भी रिजल्ट होंगे वो शेयर करेंगे। अच्छा, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टिगेशन इसमें ताहिर वो जो हुई है उसमें एक और बात बड़ी अजीब सी है। ये नाबालिग थी जब इनकी शादी हुई है, 14 साल की उम्र में कहा गया है कि इनकी शादी हो गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि फैमिली हिस्ट्री भी है सुसाइडल बिहेवियर की, और इनका जो भाई है उसने भी तकरीबन 6 महीने पहले सुसाइड ही की थी। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, इसका एक ना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। इसका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ये है कि इन्होंने जिस फैमिली में शादी की वो बहुत रिच फैमिली है, तो उसमें इनके वालिद ने बच्ची को जब शादी की तो उन्होंने उसकी एज का ख्याल नहीं रखा। और ये देख सकते हैं कि आप जिस तरह 13 से 14 साल की उम्र में बताया जा रहा है कि उनकी शादी हुई और वो उस वक्त काफी छोटी थी, तो इसमें ये पहलू नजर आ रहा है क्योंकि वो जो जिस घर में इनकी शादी हुई है वो बहुत रिच था। उन्होंने अपनी बच्ची की ना एज का ख्याल किया उसमें शादी करने के रिश्ते में, और इनके जो भाई हैं और उनकी बहू, जो मकतूला के भाई और बहू और असद अब्बास शाह के बेटे और बीवी जो थे, उनका भी मुबैना तौर पर वो ये कहते थे कि उन्होंने खुदकुशी की है, और वो उनकी भी जो मौत है वो 1 से 1.5 साल कबल हुई थी। तो इनके खानदान में बज़ाहिर तौर पर ये लगता है कि वो पुलिस जराये का ये कहना है कि ये एक्सट्रीम थोड़े से बिहेवियर के मालिक थे, तो जो भी चीज थी उसको बकायदा तौर पर वो जरा सीरियस होके लेते थे। तो इसी हवाले से पुलिस ने मुख्तलिफ चीजों को फरोला हुआ है, इनके घर से भी पूछगिछ जारी है। लेकिन अभी ना आप ये बता रहे हैं कि ये काफी रिच फैमिली थी, जो लड़का है जो कि इसका हस्बैंड था, लेकिन जो खबर सामने आई है वो तो ये आई थी, खैर पता नहीं र्यूमर जो मतलब एक इल्ज़ाम भी हो सकता है, उनके मुबैना तौर पर ये कहा गया है ना कि जी जो सैयद अली रजा बुखारी है वो पैसों का तकाजा कर रहा था, जिस पे इसने मना किया अपने माँ बाप से पैसे मांगने पर, तो ये वाकया पेश आया। बिल्कुल इसी तरह ही है। आप अगर वो सिर्फ तस्वीर देख लें उनके रूम की, तो वो एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती हैं। वो उनकी जहाँ शादी हुई थी वो एक अच्छा घराना है मुल्तान का, तो इसमें ये बात कहीं ना कहीं रद्द होती हुई नजर आती है। ताहम लालच तो इंसान को किसी भी स्टेज पर आ सकता है, मगर बज़ाहिर तौर पर जो लड़की के वालिद हैं उनका खानदान कम नजर आता है, और जो लड़के वाले हैं वो इस जो अभी तक भी उनके जो भी चीजें सामने आई हैं उनका खानदान स्ट्रांग है। इसमें चलिए अब देखते हैं कि क्या चक्कर है, क्योंकि कहा गया जी पैर भी टूटे हुए थे, जुबान कटी हुई थी, और उसके साथ साथ जनाब दांत भी फ्रैक्चर थे, टूटे हुए थे। तो अब क्या हकायक हैं ये तो आगे आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। ताहिर, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में हमें इससे बताया है। तो अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द इस केस को हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाए, और जिस किसी ने अगर ज्यादती की है उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, अवामी मसले पर बात करते हैं। मुल्क भर में बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। आपको पता ही है, वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। महंगाई से मुतासरा घरेलू सारिफीन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा एक यूनिट की कीमत 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच गई है। हुकूमत ने माहाना 200 यूनिट तक बड़े घरेलू सारिफीन को 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिया है। टैक्सेस को मिलाकर स्लैब के हिसाब से फी यूनिट टैरिफ की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। एनर्जी एक्सपर्ट सैयद अमार हबीब ने इस वक्त में ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच अमार फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा कि हुकूमत ने टैरिफ दिया है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 48 रुपये 84 पैसे का इजाफा किया है, मगर एक आम इबाम पाया जा रहा है कि टैक्सेस लगने के बाद ये टैरिफ 70 रुपये फी यूनिट तक पहुँच जाएगा। इस हवाले से आपसे मैं चाहूँगी कि कुछ क्लैरिटी आप दीजिए कि 70 रुपये फी यूनिट तो वाकई बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा अगर ऐसा है तो। 70 रुपये यूनिट तक तो ये कीमत नहीं जाएगी, और अगर तकरीबन 60-65 रुपये तक जाएगी, और ये होगा ज़्यादा उन लोगों के लिए जो कि 700 यूनिट से अबव के कंजम्पशन वाले हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत कम जो है उनका कंजम्पशन होती है जिनकी। तो बेसिकली तकरीबन समझे कि 3 लाख 3.5 लाख घराने जिनमें जो है ये इशू आएगा, इसके अलावा किसी का नहीं होगा। सर, हम ये सुनते हैं कि IMF की वजह से हमें बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, मगर सवाल ये है कि IMF का सारा प्रेशर तो बिजली की कीमतों को बढ़ाने पर ही क्यों है? क्योंकि अगर हम बिजली की कीमतें बढ़ाते हैं तो असल मुतासर होती है घरेलू सारिफीन से ज़्यादा इंडस्ट्रियल जोन। तो हम जिन मुआशी हालात में अगर अब भी हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो मुआशी तौर पर बेहतरी फिर कैसे आएगी? IMF सिंपली ये कहता है कि जो आप बिजली बना रहे हैं और जो उसको जो टोटल खर्चा आ रहा है उसको बनाने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का और जो चोरी का, वो आपने रिकवर करना है। ठीक है, उनका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती कीमतें बढ़ाएं। अगर आपको बिजली जनरेट करके और घर तक पहुंचाने में नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को कम करने की बात करते हैं। जो है क्या कहते हैं, चोरी है, उसको हम कम कर दें, एफिशिएंट तरीके से चीज़ें करना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली बिजली की कीमत भी कम। तो ये सारी चीज़ें, चोरी ही इतनी ज़्यादा होती है कि उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लाइन लॉसेस भी मौजूद हैं? बिजली जो ज़ाया होती है वो लाइन लॉसेस की वजह से भी होती है। इसके लिए क्या काम हुकूमत कर रही है? सीधी सी बात है कि चोरी बेतहाशा हमारे यहाँ होती है। तकरीबन 600 से 800 अरब रुपए की तो सिर्फ हमारे यहाँ चोरी होती है। जो चोरी होती है उसको पकड़ने का किसका काम होता है? उसका काम होता है लॉ इन्फोर्समेंट को पकड़ने का। लॉ इन्फोर्समेंट प्रोविंशियल होती है। जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियां हैं वो फेडरल पे हैं। ठीक है, तो दोनों के इंसेंटिव्स जो हैं वो अलाइंड नहीं है। प्रोविंशियल वाले जो हैं उस वक्त तक जो हैं बिजली चोरी को नहीं पकड़ेंगे जब तक उनके बजट से उनकी जो है डेफिसिट ना हो रहा होगा, क्योंकि सारी सब्सिडी और सारी चीज़ें मैनेज फेडरल लेवल पर होती है। तो प्रोविंशियल जो है वो इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करती इस चीज़ पर कि जी किसी तरह हम बिजली को रोकें। ये सारी वजूहत हैं। अगर जो सब्सिडी है, जो चोरी है, इसकी कॉस्ट हम प्रोविंशियल बजट पर ट्रांसफर करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि प्रोविंस के बजट को इस चीज़ से हिट लग रही होगी, तो वहाँ के जो प्रोविंस की जो लॉ इन्फोर्समेंट फोकस करना शुरू करें कि जी बिजली की चोरी को कम करें, ताकि हमारा जो ओवरऑल बजट है वो बेहतर हो प्रोविंस। अच्छा अमार, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नेशनल ग्रिड में सारी बिजली जमा होने की वजह से सूबों के मफादात नहीं है, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं देते हैं। अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो वहाँ तो मैक्रो ग्रेड्स पर काम हो रहा है, यानी कि छोटी छोटी रियासतों और इलाकों के अपने मैक्रो ग्रेड्स हैं जिसकी वजह से बिजली वहाँ पर जमा होती है और वहीं से सप्लाई होती है। तो क्या हमारी हुकूमत को बांग्लादेश के मॉडल से सीखने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें भी सूबों के लिहाज से जो ग्रिड्स हैं वो बनाने चाहिए ताकि सूबों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो हो और उस हवाले से एक्शन भी लिया जाए? जी, माइक्रो ग्रिड्स जो हैं वो ऑलरेडी बन रही हैं, ऑलरेडी काफ़ी उस पर काम हो रहा है। बहुत सारे इलाकों में माइक्रो ग्रिड्स बन रही हैं, मगर माइक्रो ग्रिड एक सोल्यूशन नहीं है। एक हद तक वो चीज़ चलती है, मगर आपको एक लार्ज स्केल पे भी काम करना जरूरी है। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में बेतहाशा लोड शेडिंग भी होती है, बहुत सारे और मसाइल भी होते हैं। तो वो जो है बेसिकली ये बात दुरुस्त है कि हमें ग्रिड पे और ट्रांसमिशन पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और माइक्रो ग्रिड्स भी करने की ज़रूरत है, मगर ये हर किस्म नहीं कह सकते कि जी हमारा निज़ाम जो है बहुत ही बुरा है, इससे बुरा निज़ाम दुनिया में कहीं पे नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी हैव सरप्लस पावर, ट्रांसमिशन का मसला है, ये चीज़ आगे जाके रिजॉल्व होगी तो इंशाल्लाह ये चीज़ें सही नहीं। हमारा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहाँ पर भी लोड शेडिंग होती है, मगर हमारे यहाँ तो कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि बिजली जो है वो सस्ती भी तो नहीं है ना। हमारे यहाँ तो महंगी है, वहाँ शायद सस्ती है। तो इंडस्ट्री जो है, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ कि बिजली अगर महंगी होगी तो हमारी इंडस्ट्री तो इस तरह डूबती जाएगी, काम कैसे चलेगा? छोटी सी बात यह है कि अभी पिछले हफ्ते बांग्लादेश में एक अनाउंसमेंट करी थी कि उन्होंने अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $10 अरब प्लस से ओवर रिपोर्ट करी हुई थी। यानी कि इतनी थी नहीं एक्टिविटी जितने वो नंबर रिपोर्ट कर रहे थे। तो कहने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर एक्चुअल में क्या हो रहा है वो डिफरेंट है।
तो जो इंडस्ट्रीज गई हैं वहाँ पे भी यही मसाइल हैं, यहाँ पे भी यही मसाइल हैं। मसाइल ज़रूर हैं, मगर हमें अपने मसाइल खुद सॉल्व करने बजाय इसके कि हम ये बोलें कि उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। हर किसी के अपने इश्यूज चल रहे होते हैं। छोटी सी मिसाल में आपको तो बांग्लादेश में अगर आप देखें तो बेतहाशा जो है चाइल्ड लेबर है, ठीक है, अंडर रिपोर्टेड वेजेस बहुत सारी हैं वहाँ पे। यहाँ पे कम से कम ये नहीं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर हम माइनर डिटेल में जाएंगे कहाँ तक हम हरगिज़ ये नहीं कह सकते कि जी वो मुल्क हमसे बेहतर इसलिए चल रहा है क्योंकि वो ये चले जी, हम ज़ाहिर है हर जगह के अपने अपने मसले होते हैं, लेकिन मसले का हल निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो रिन्यूअल एनर्जी सोल्यूशन है वो हमें समझना है, और इसमें कोई और कोई इसके अलावा हल मौजूद है तो वो भी आप बता दें। सोल्यूशन जो है वो बेसिकली रिफॉर्म्स हैं, ठीक है। हमने ट्रांसमिशन ग्रिड को जो है बेहतर करना है, हमने चोरी कम करनी है, और ये दो चीज़ें अगर हमने कर ली तो उससे चीज़ें जो हैं अपने आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मैं और आप जो बिल देते हैं उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो घराने हैं जो चोरी करते हैं उनके बिल भी, अगर वो चोरी करना ख़त्म कर दें या उनकी पेमेंट्स मैनेज होना शुरू हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान में पावर की एक्सेस है, हम बेतहाशा हाइडल से इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 55% हमारी जो जनरेशन है वो हाइडल और न्यूक्लियर की है। तो रिन्यूएबल तो हम लोग ऑलरेडी हैं, तो ये समझ से बाहर है कि जी ये क्यों बोलते हैं कि जी रिन्यूएबल पे काम कर रहे हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान का सबसे अच्छा एनर्जी मिक्स है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जितनी बड़े लार्ज प्रोजेक्ट लगते हैं ये 30 साल 50 साल इनकी लाइफ होती है। हम पहले 2 साल 3 साल में इनको बोल देते हैं कि ये प्रोजेक्ट बेकार है, ये तो चल ही नहीं सकता। थोड़ा सा ना हमें एक ब्रॉड माइंडेड, एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से चीज़ों को देखना चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट इसके लगा 30 साल 50 साल तक ये काम करेंगे, अगर नहीं लगाते तो बेताशा भी लोड शेडिंग होती है। तो ऑल्टरनेटिव्स को भी ना हमेशा थोड़ा सोच के दें। जो बिजली चोरी होती है इस पर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खमियाजा फिर बाकी लोगों को भुगतना पड़ता है। अब अगर हुकूमत चोरी नहीं रोक पा रही तो फिर इसका बर्डन तो दूसरे लोगों पर डालना, कि दुनिया के दीगर ममालिक में ऐसा होता है कि इस तरह बिजली चोरी और बर्डन एक दूसरे लोगों पर आ जाए? नहीं, ऐसा ही हो रहा है बिल्कुल। दुनिया जहाँ में यही होता है, इसीलिए जो है इसको डिस्ट्रीब्यूटेड या प्रोविंशियल लेवल पे करना ज़रूरी है। ये गवर्नेंस का इशू है ना, दिस इज़ अ प्योर गवर्नेंस इशू। आप जो है प्रोविंशियल बजट्स की सब्सिडी इससे लिंक कर दें, ऑटोमेटिकली ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। चले जी, संजीव, सारे मैटर्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि काम सारे जो कि इस वक्त पिसा हुआ है पूरे तरीके से उसको कुछ रिलीफ मिल सके, और ये करना ज़ाहिर है हुकूमत वक्त की ही जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया आपका आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप जुड़े रहिए दुनिया बोल है के साथ। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी मैं आपकी मुलाकात बड़े ख़ास एक शख्सियत जिनसे करवाने जा रही हूँ, जिनका नाम है मंसूर शेरवानी, जिन्हें रज़ाकाराना खिदमात पर अवेयरनेस मैन का खिताब दिया गया है। मंसूर मागला हिल्स में 2021 से लोगों में आलूदगी के खिलाफ आगाही फराहम कर रहे हैं। सैरो तफरी पर आने वाले शहरियों को कचरा फैलाने, सिगरेट पीने, शोर मचाने, प्लास्टिक की बोतलें ले जाने से वो रोकते हैं। अवेयरनेस मैन मंसूर शेरवानी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मंसूर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे ये बताएगा कि माशाल्लाह से आपको खिताब मिल गया अवेयरनेस मैन का। वैसे तो बहुत सारे लोग इस तरह की फीलिंग रखते हैं कि हम सफाई करें भी और लोगों को मना भी करें, लेकिन इस डर से कि उनका झगड़ा हो जाएगा, बिला वजह एक नई पंचायत में उनको पढ़ना पड़ेगा, तो वो रुक जाते हैं। लेकिन आपका हौसला जवान है माशाल्लाह, आप ये काम कर रहे हैं। तो कैसे शुरुआत कैसे हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले बोल न्यूज़ का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, इज्जत दी और हमारी अवेयरनेस को आगे फैलाने का मौका दिया। देखिए, जब मैं इधर हाइकिंग करता था तो मैं देखता था कि लोग ना रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग लिटरिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, मंकी फीडिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा किसी एक को तो स्टेप लेना पड़ेगा। एज अ नेचर लवर मैंने अपनी मदद आपके तहत लोगों को रोकना शुरू कर दिया। लेकिन तल्ख रवैयों का सामना भी किया। आपको पता है कि जैसे अगर आप किसी को रोकें, एक हमारे लोगों में ये बड़ी बात है कि मुझे रोक लिया, आपने मुझे रोका, लेकिन मैंने फिर भी तल्ख रवैयों के बावजूद भी लोगों को रोका, उन्हें समझाया। एक साहब मुझे कहते कि यार मैं 20 साल से इधर आ रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि ये एक नेशनल पार्क है और आप जैसा बंदा यहाँ खड़ा होकर हमें समझा रहा है। तो मैं 15-15 दिन लगातार गया हूँ। मैं महीने में एक हफ्ते में 4 दफा जाता हूँ, इसलिए कि कोई बंदा भी ऐसा ना हो कि बच ना सके। मेरा एक मिशन ये है कि मैंने इसको प्लास्टिक फ्री करना है और हमारी आने वाली नस्लों को पता हो कि ये एक नेशनल पार्क है। अभी देखिए ना, मैं बच्चों पे बहुत ध्यान देता हूँ। मैं 3-3 दिन जाता हूँ, 4-4 दिन में। कल मैं 12 घंटे ट्रेन पे खड़ा रहा हूँ इस गर्मी में। जितने भी लोग आए सबको समझाया कि ये देखें, हिमालय के दामों में वाक़या मागला हिल्स नेशनल पार्क एक ऐसा पार्क है जिसके जंगलात ना सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिरदोनवा के। तो मंसूर, आपको कभी किसी ने ये, तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारा क्या मसला है, हम कुछ भी करें? देखिए, मैंने साहब को रोका तो वो कहते हैं कि भाई क्या ये आपके फादर का जंगल है? उन्होंने मुझे कहा।
तो बाद मेरे दिल में महसूस हुई, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर मैं अब पीछे हट गया, गुस्से में आ गया तो मसला खराब है। मैं जाके उनके गले मिल गया। मैं कहा सर आप कितने प्यारे हैं, कितने खूबसूरत हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा। खैर वो हंस पड़े। अब वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथ क्लीन अप ड्राइव भी करते हैं। इसके अलावा मैं एक दफा कचरा उठा रहा था, एक फैमिली मेरे पे हंसने लगी और मुझे कहती वो देखो कचरा उठाने वाला, और बाकायदा मजाक बनाया। तो मेरे दिल में तकलीफ हुई, लेकिन मैं उनके पास गया, सलाम दुआ की, उनकी अवेयरनेस की। अब वो फैमिली भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। क्या बात लेकिन देखिए जी, ये हमें बचाने आने वाली नस्लों के लिए बिल्कुल सही बात है। काम करता तो मंसूर मुझे ये बताइएगा, जबरदस्त, नहीं बड़ा अच्छा आपका मिशन है और बड़ा नेक और अच्छा काम आप कर रहे हैं। अभी आगे आपका क्या प्लान है? आप इस मिशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे? कोई टीम आपने बनाई है या आप अकेले ही हैं जो ये सिलसिला आगे लेके चल रहे हैं? देखिए लोग तो अक्सर हमें मिलते हैं और भी बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, लेकिन जैसे कल मैं 12 घंटे खड़ा रहा था, कोई भी नहीं आया। तो मैं अकेला मिलकर ये काम करता हूँ और मैं लेके चल रहा हूँ। मेरा क्वालिटी टाइम है ही इसके लिए, मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। तो मैं सुबह से शाम इसलिए वहाँ जाता हूँ। और मेरा प्लान ये है कि जितने भी पाकिस्तान में नेशनल पार्क्स हैं, मैं वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे अवेयरनेस की एक्टिविटी करूँ, वहाँ पे क्लीन अप करूँ, और इंशाल्लाह सारे नेशनल पार्क को, सारे पाकिस्तान को साफ करूँ। जो लोग मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं आए, शामिल हो। मंसूर मुझे बताएगा ये अवेयरनेस मैन का खिताब आपको कैसे मिला है? देखिए जब मैं वहाँ पे मैंने अवेयरनेस शुरू की तो मैं वहाँ पे काफी फेमस हो गया। तो हमारे सीनियर हैं तसद्दुक मलिक साहब, उन्होंने मुझे अवेयरनेस मैन का टाइटल दिया और IWMB इसको ऑन करता है, उनकी इजाजत से मैं वहाँ काम करता हूँ। और मैं अब जब अक्सर ये होता है कि लोग मुझे देखते कहते हैं अरे अवेयरनेस मैन आ गया तो हम ये ना करें, हम वो ना करें। मैं एक दावत में भी गया तो वहाँ 3 जो बच्चे हैं मुझे देखते ही कहते हैं अवेयरनेस मैन, नो स्मोकिंग, नो चलें जी, जबरदस्त, ऑल द बेस्ट मंसूर, ऐसे ही काम करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा। उनके वक्त की किल्लत है, आपसे और बातें भी करती, लेकिन नाज़रीन अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।